हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है संविधान एक जीवित दस्तावेज, जो कि हमारा क्लास 11th का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसमें हमारे पास दो बुक हैं, जिसमें से हमारी फर्स्ट बुक जो है उसका नाम है भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसका चैप्टर नंबर 9 है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान जो है वो है क्या चीज़। तो भारत का जो संविधान है ना, वो भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यानी कि जो संविधान सभा है जिसने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने क्या किया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान को बिल्कुल बना के रेडी कर दिया था। और उसके बाद इसको लागू कब किया गया था, हमारा 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। ये एक लिखित दस्तावेज है, यानी कि लिखित तौर पे हमारे सामने है। जो सरकार और उसके जो संगठन है उनको बुनियादी मौलिक संहिता, ठीक है, संरचना, प्रक्रियाएं, शक्ति, कार्य, नागरिकों के जो अधिकार हैं वो, और जो नागरिकों के कर्तव्य हैं वो, ये सभी चीज़ें एक ही जो हमारा ढांचा है संविधान का, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद है मौलिक संविधान तथा स्थापित मिसालों का एक ऐसा समूह है जिसके अनुसार कोई राज्य या संगठन संचालित होता है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया है यहाँ पे संविधान का। अब जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है कि जो संविधान है वो एक जीवित दस्तावेज है, तो असल में हम ये देख लेते हैं कि इसको एक जीवित दस्तावेज बोला क्यों जाता है। संविधान को जीवित संविधान क्यों कहा जाता है। संविधान जो है लोगों की जो बदलती परिस्थितियां हैं उनके अनुसार विकसित होता जाता है, और उनके जीवन में इसका जो वास्तविक अर्थ होता है। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो संविधान है ना, वो ऐसा नहीं कि एक जटिल संविधान हो जिसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ये बात जानते थे कि आने वाला जो टाइम है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, लोगों का रहन सहन, खान पीन, ठीक है, बोली, सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे उसके अंतर्गत। तो इसी वजह से संविधान में एक ये बहुत अच्छी चीज़ रखी गई थी कि समय के साथ इसमें संशोधन करके संविधान में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसी वजह से इसमें यह भी लिखा है कि जो लोगों की परिस्थितियां हैं वो बदलती हैं समय के साथ, और उसी अनुसार जो संविधान है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से। इसी वजह से जो हर एक व्यक्ति के जीवन में जो संविधान का जो मतलब है ना, जो उसका अर्थ है, वो बहुत ज़्यादा रियल है, ठीक है। हर एक, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई और पर्सन हो, चाहे एक दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो एक जो हो जज हो, बट सबके लिए जो संविधान है ना उसके जो नियम है वो सेम ही रहते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान जो है वो समय समय पर उभरती परिस्थितियों और स्थितियों पर लगभग एक इंसान की तरह प्रतिक्रिया करता है। भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि ये जिस तरीके से इंसान अपना जो नेचर है वो चेंज करता है ना समय के साथ साथ, उसी तरीके से जो संविधान है ना वो भी अपना नेचर चेंज करता है समय के साथ साथ। इसी वजह से इसको एक जीवित संविधान कहा गया है, जीवित दस्तावेज कहा गया है। अब आपने जब संविधान की विशेषताएं पढ़ी होंगी ना, तो आपने ये चीज़ें 6th क्लास से पढ़ी होंगी कि जो लचीला संविधान इसको कहा जाता है भारतीय संविधान को। तो हम ये देख लेते हैं कि लचीला संविधान क्यों कहा जाता है। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किए जा सकें। जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे संविधानों को कठोर संविधान कहा जाता है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है ना, वो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो लचीला संविधान भी कहा जाता है और उसको कठोर संविधान भी कहा जाता है। सबसे पहले बता देती हूँ कि लचीला संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ना, वो दो तीन तरीके से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर जो है हमें चेंजेस की नीड है बट हम नहीं चेंज करें ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें लगता है कि हाँ इसमें चेंजेस किए जाने चाहिए तो अकॉर्डिंग टू टाइम उस संविधान के अंदर चेंज होते हैं। इसी वजह से इसको लचीला संविधान कहा जाता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो कठोर संविधान है उसका क्या अर्थ होता है। तो कठोर संविधान की एक और विशेषता यह है कि इसमें आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि अगर कठोर संविधान होगा तो उसमें संशोधन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसमें कुछ कानून, जिन्हें संवैधानिक कानून या फिर मौलिक कानून कहा जाता है, सामान्य कानून की तरह नहीं बदले जा सकते हैं।
अब देखो, सबसे पहली चीज़ है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ आई होगी कि संविधान को कठोर भी कहा जा रहा है, साथ ही साथ इसको लचीला भी कहा जा रहा है एक ही संविधान को। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, भारतीय संविधान जो है ना, उसमें चेंजेस करने के बहुत सारे मेथड्स बताए हुए हैं कि किस तरीके से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सामान्य कानून ऐसे हैं जिसमें चेंजेस किए जाते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे कानून भी हैं, जैसे कि संवैधानिक कानून हो गए या फिर हमारे मौलिक अधिकार जो हो गए, जिसके अंतर्गत चेंजेस जल्दी से नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे कानूनों में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, बहुत जल्दी से इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, जिस वजह से हमारे संविधान को कठोर संविधान भी कहा गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो संविधान में संशोधन है वो किस तरीके से किया जाता है और असल में संविधान में संशोधन का क्या मतलब है। तो भारतीय संविधान का जो संशोधन है, भारत में जो संविधान है उसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया से है। यानी कि अगर हम संशोधन की प्रक्रिया बोले या संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भारत में जो संविधान है उसके अंतर्गत कुछ चेंजेस करने की जो प्रक्रिया है उसको ही संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस तरह के जो परिवर्तन है भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि अगर हमें संशोधन करना है संविधान के अंतर्गत तो उसकी पहल कहाँ से होती है, संसद के किसी एक सदन के द्वारा इसकी पहल की जाती है। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधन को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदन दिया जाना चाहिए। यानी कि इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि हम जब संशोधन करना चाहते हैं तो चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, किसी एक जो हमारा सभा है वहां से सबसे पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, बहुमत पारित होनी चाहिए, उसके बाद ही इसमें संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद जो है हमारा 368 के तहत भारत के जो संविधान है उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसको वर्णित किया गया है। और जो हमारा ये आंकड़ा है अगस्त 2023 तक का, जो कि मैंने विकिपीडिया से लिया है, वहाँ पे अभी भी सेम ही है, उससे आगे का कुछ आंकड़ा हमें देखने को नहीं मिला है। तो 1951 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से भारत के जो संविधान है उसमें कुल 127 संशोधन किए गए हैं। यानी कि 1951 से लेके अगस्त 1923 तक 127 संशोधन अभी तक हमारे भारतीय संविधान में हमें देखने को मिले हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि संविधान क्या है, संविधान किस तरीके का है, उसका नेचर किस टाइप का है। ठीक है, उसके अलावा जो संविधान में संशोधन है वो कौन करता है, कैसे करता है। अब हम देखते हैं कि जो संविधान में संशोधन है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखो, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, ये सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होते हैं, बट आप फिर भी एक यहाँ से रिव्यू रखो कि जो संसद है उसमें सामान्य बहुमत अगर पारित हो जाए तो कुछ मामलों में, कुछ कानूनों में तब भी संशोधन किया जा सकता है। यह हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमने क्या लिखा है कि जो संसद है उसके दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं, जिसको हम विशेष बहुमत भी कहते हैं। ये वाले को क्या कहते हैं हम, सामान्य बहुमत। इस वाले पॉइंट को कहते हैं हम विशेष बहुमत। सामान्य बहुमत में क्या होता है, संसद के सदन में जो लोग बैठे हुए होते हैं उस टाइम पे जो मौजूद होते हैं ना, उसके 50% से अधिक लोगों का वोट होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ब्रीफ में आपको आगे समझाऊंगी, बट आप इतना भी याद रख लो। और जो सेकंड वाला है ना, विशेष बहुमत वाला, इसमें क्या होता है, संसद के जो दोनों सदन हैं, ठीक है, उसमें दोनों सदन में ना 1/2+1 होना चाहिए। यानी कि जो दोनों सदन में जो जितने लोग हैं, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे जितने लोग उपस्थित हैं उनकी, नहीं, जो टोटल लोगों की संख्या होती है दोनों सदनों में उसका 1/2+1 होना चाहिए, तभी वो विशेष बहुमत कहलाता है। थर्ड है हमारा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। यानी कि उसके अंतर्गत क्या होता है, या तो विशेष बहुमत होनी चाहिए और उसी के साथ साथ जो राज्य है ना उसमें से आधे राज्यों का समर्थन उसके अंदर होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अब देखो, तीनों तरीके की प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है, बट फिर भी ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी प्रक्रिया का यूज करना है। किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का उसके अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, संविधान में हम कौन से कानून में चेंज कर रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि जो साधारण बहुमत, यानी कि अभी हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा उसका क्या मतलब है। साधारण बहुमत होती क्या है,
इसका तात्पर्य जो है वो सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत से, यानी कि साधारण बहुमत। सपोज आज कुछ संशोधन करना है, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल रही मैं आपको। सपोज सदन में 100 सदस्य उस टाइम पे मौजूद हैं, 100 में से उस टाइम पे मौजूद 100 हैं, बट जो उनकी संख्या एक्चुअल में होनी चाहिए वो ज्यादा है। तो जो 100 उस दिन मौजूद हैं, उस 100 में से 50% से अधिक, यानी कि 50% से जो 50 वोट हो गए, 50%, अगर 50 वोटों में एक वोट और मिल जाए, 51 हो जाए ना, तब भी उसमें साधारण बहुमत हमें देखने को मिलेगी। इसमें मेन पॉइंट क्या है, ऐसा नहीं कि कितने सदस्य होने चाहिए, वो चीज मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि उस टाइम पे सदन के अंदर कितने लोग उपस्थित हैं, उस जनसंख्या का 50+1 होना चाहिए। अब हम देखते हैं साधारण बिल। अब हाँ, जो हमारी साधारण बहुमत है ये किस किस चीज के लिए यूज की जाती है। देखो, साधारण बिल अगर कोई पास करना हो, ठीक है, उसके लिए हम साधारण बहुमत का इस्तेमाल कर लेते हैं। राज्यों में आपातकाल, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अगर घोषणा करनी पड़े, कई बार ऐसा देखने को मिलता है ना कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाता है किसी राज्य में, पूरे देश की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। तब क्या होता है, साधारण बहुमत के आधार पर लगा दिया जाता है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित करना हो किसी नेता के खिलाफ, तब भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अगर चुनाव होना होता है, तब भी साधारण बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड वाला, यानी कि पूर्ण बहुमत। अगर हमें पूर्ण बहुमत चाहिए होगी तो क्या करना पड़ेगा, इसका तात्पर्य सदन की कुल सदस्यता, यानी कि इसके अंदर साधारण बहुमत की तरह नहीं है कि उस टाइम पे जो जो भी लोग मौजूद हैं उसका 50+1 नहीं चलेगा। इसमें जो संसद में एग्जैक्ट सदस्यता है, यानी कि अगर सपोज संसद में 150 लोग हैं, ठीक है, 150 लोगों की वहां पे सदस्यता है, तो 150 के 150 ही गिने जाएंगे, मायने नहीं रखता कि वो वहां है या नहीं है, वहां पे उनको उनकी प्रेजेंस जो होगी वो वहां पे जरूरी है, मैंडेटरी है। अब क्या होगा, जो संसद की जो कुल सदस्यता है उसका 50% से अधिक होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं, तो अनुच्छेद 67B के अंतर्गत हमने ये देखा है कि उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो वो पूर्ण बहुमत के थ्रू हम हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94C में लिखा हुआ है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर हटाना हो तब भी पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। थर्ड है अनुच्छेद 179C में लिखा गया है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भी पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसमें देखा कितने मेन काम हो रहे हैं, इसमें सिर्फ बिल पास नहीं हो रहे, इसमें किसी को हटाने की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बहुत अच्छी बहुमत होनी चाहिए इसलिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सामान्य बहुमत है और जो विशेष बहुमत है उसमें अंतर क्या है। आप लोग अगर थोड़े से भी कंफ्यूज होगे ना इन चीजों में, तो अब आपकी जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगी। तो देखो, सामान्य बहुमत जो होती है और जो हमारी विशेष बहुमत है उसके अंतर्गत मैं यहाँ पे आपको अंतर बता देती हूँ। देखो, संसद में सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों की 50% से अधिक की जो बहुमत होती है उसको साधारण बहुमत कहा जाता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो सदस्यता है ना वो 150 लोगों की है, ठीक है, सपोज करते हैं हम यहाँ पे 150 लोगों की सदस्यता है संसद के अंतर्गत, बट जिस टाइम पे हम संशोधन कर रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कितने लोग प्रेजेंट हैं, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 100 लोग प्रेजेंट हैं। तो अब जो वोट कर रहे हैं ना वो ये 100 लोग कर रहे होंगे वहां पे। तो अब इस 100 में से अगर हम बहुमत लाना चाहते हैं, साधारण बहुमत, तो हमें मिनिमम कितना चाहिए, हमें 91 वोट चाहिए, मिनिमम 51 वोट हमें वहां पे चाहिए होंगे, क्योंकि ये 51 कैसे बनेगा, हमारा 100 का हाफ प्लस 1, मिनिमम हमें अगर 51 वोट मिल गए तो वो जो हमारा साधारण बहुमत है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब उसी जगह हम देखते हैं विशेष बहुमत को। इस प्रकार की विशेष जो बहुमत है वो प्रस्तुत सदस्यों के 2/3 और संसद के जो कुल सदस्य हैं उसके आधे से अधिक द्वारा समर्थित मतदान का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि विशेष बहुमत में हम दो चीजें देख लेते हैं, या तो जो हमारी संसद है, दोनों सदन है ना,
उसकी जो कुल सदस्यता है, सपोज हमारे जो दोनों सदन है उसकी जो कुल सदस्यता है ना वो है हमारे पास 300। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप समझ सको। जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है उसकी जो हमारी कुल सदस्यता है वो 300 है। 300 में से अब हमें कितना चाहिए, 2/3 चाहिए, यानी कि 300 का हमें 2/3 का अगर हमें यहाँ पे वोट मिल जाता है तो क्या होगा, हमारा विशेष बहुमत यहाँ पे पारित हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, 50+1 नहीं चलेगा, 50% +1 नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए होगा। और सेकंड इसमें मैंने आपको क्या बताया कि संसद की जो कुल सदस्यता है, यानी कि जो 300 लोग हैं ना दोनों सदनों में मिला के, इस चीज पे नहीं कि उस टाइम पे प्रेजेंट कितने हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो टोटल सदस्यता है वो कितने की है। तो 300 की अगर सदस्यता है ना तो 300 के 300 ही वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 300 की सदस्यता है वहां पे अवेलेबल सिर्फ 150 है तो 150 से काम चल जाएगा, वो वाला काम नहीं चलेगा। 300 है तो 300 के 300 का वोट चाहिए हमें उस टाइम पे। तो क्या होगा, 50+1 का 300 का हाफ क्या हो जाएगा हमारा 50 और हम यहाँ पे कर देंगे इसका यहाँ पे +1। तो यहाँ पे हमारा वोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए अगर हमें विशेष बहुमत पारित करना है, 151 का हमें वोट चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अभी भी डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे जो संविधान है इसमें इतने संशोधन हमने जो किए हैं, अभी हमने देखा अगस्त 2023 तक हम 127 संशोधन कर चुके हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो हम क्यों करते हैं इतने संशोधन, उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। संविधान जो है वो एक लिखित दस्तावेज है और देश प्रतिदिन बढ़ते बच्चे की तरह है। क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ था ना तो बिल्कुल एक अंग्रेजों ने बोला था पुअर कंट्री है ये, ठीक है, इतना ज़्यादा आर्थिक स्थिति यहाँ का खराब हो चुका था। बट अब जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा जो देश है वो एक बढ़ते बच्चे की तरह है। क्योंकि संविधान हमें अपनी सुविधाओं के अनुरूप बनाया है। ऐसा नहीं हमने संविधान इसलिए बनाया ताकि हम किसी मतलब हिटलर वाला काम नहीं कर रहे हैं हमें यहाँ पे। हमने संविधान इसलिए बनाया ताकि हमारे जो देश के सदस्य हैं ना उनको थोड़ी सी भी तकलीफ फेस ना करनी पड़े। अंत, बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और नई परेशानियों से निपटने के लिए समय समय पर इसका पूर्णावलोकन व पूर्ण निरीक्षण करना आवश्यक होता जाता है, अन्यथा देश जो है वो सुचारू रूप से नहीं काम कर पाएगा। आपको यहाँ से संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आ गया, और साथ ये आप इसमें भी लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए ना संशोधन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसमें भी आप सेम चीज़ लिख सकते हो। या फिर आपसे यही पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है उसमें इतने संशोधन हम क्यों करते हैं, उसका भी आंसर आपको सेम ही मिल जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो संविधान है उसमें जो संशोधन किए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब देखो संशोधन है, हमने सिर्फ पढ़ लिया संशोधन, बट आप जब हायर स्टडीज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा संशोधन भी कई प्रकार के होते हैं। जो भारतीय संविधान में संशोधन किए गए ना वो बेसिकली 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। सबसे पहला प्रशासनिक संशोधन, जो कि हमारे जो प्रशासन चल रहा है यानी कि हमारी जो सरकार चल रही है ना उससे रिलेटेड जब हम कोई संशोधन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रशासनिक संशोधन, ठीक है। सेकंड है हमारा संविधान की व्याख्या से संबंधित, यानी कि ऐसा कोई संशोधन जिसमें हम संविधान की जो व्याख्या है यानी कि हम अगर किसी को एक्सप्लेन करें कि संविधान है क्या, उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, हमारी संविधान की व्याख्या में संशोधन। हालांकि आपको पता होगा संविधान का जो मूल ढांचा है ना उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, बट फिर भी अगर हमें जरूरत पड़ती है संविधान को और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए तो हम उसमें वहां पे संशोधन करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो राजनीति है आम सहमति से उत्पन्न संशोधन, यानी कि अगर राजनीति में ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, राजनीतिक मामलों में हो गया या फिर हमारे जो देश की पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड हो गया या हम ही लोगों से रिलेटेड हो गया, अगर हमें लगता है कि हाँ इस मामले से रिलेटेड हमें संशोधन करना चाहिए तो हम लोग आम सहमति के अंतर्गत रह के इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 3 श्रेणियां संविधान में संशोधन की। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि जो मूल संरचना है सिद्धांत की वो क्या है। अभी मैंने आपको बताया भी कि किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का एक आम नागरिक हो, कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो देश का जो संविधान है उसका मूल जो संरचना है उसके साथ छेड़खानी कर सके।
देखो, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ना, वो उसकी सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बट लिमिट्स में रह के। ये संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है, पर सीमा के अंतर्गत रहकर। संविधान का जो मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन करने वाले को किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। यानी कि अगर ऐसा कभी कुछ हो जाता है कि हमने कोई संशोधन पारित कर दिया, बट वो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ, ये हमने गलत कर दिया, इससे हमारा जो संविधान का मूल ढांचा है ना, वो खराब हो रहा है, तो ऐसे में ना न्यायपालिका का जो फैसला होगा, न्यायपालिका जो बोलेगी ना, वो उसका अंतिम फैसला होगा। क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसी बॉडी है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र काम करती है। तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया। तो इन बिटवीन 20 मिनट्स हमने अपना ये भी चैप्टर पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से इसको समझ सकें। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।